सच प्रेम के नित नेम के धर्म के सत्कर्म के मुझे झूठी राह की अन्याय की अभिमान की सेवा करन को दास की परवाह नहीं हो जान की जुड़े न हो हम बुद्धि से वो विश्वमय से ईश्वरमय वो राम में और कृष्ण में जगदेव में जगत हम वीर हो अति वीर हो उज्ज्वल रहे सर से सदा निज धर्म रख खंभीर शुद्ध हो आचार से तन मन हमारा सर्वदा आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं करते जुदा आत्मा का हमें विश्वास मात्र दिया सुख दुख हमसे संग So, good morning all. Today we have this topic of drafting of agreement, deeds and documents. So, do you know the importance of drafting and importance of communication also? जानते हैं क्या इम्पोर्टेंस होती है? आप कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हो, एक दूसरे को डालते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ऑफिस में उनको डालते हो, या किसी को ईमेल कर देते हो. What is that importance? What is importance of such communication? और ये किस तरीके से होना चाहिए? और इसमें राइटिंग स्किल्स की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? कोई बताएगा? श्रवण. सर, जो भी हम अपना कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी मैनर में सामने वाला भी उसको इंटरप्रेट कर सके. अगर हम कुछ इस तरह से लिखें कि सामने वाला उस सेंस में समझ ही नहीं पा रहा उस चीज को. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे जो ओरल कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से, तब तो आप सामने वाले के एक्सप्रेशन से भी समझ जाते हो एंड देन यू कैन फर्दर एक्सप्लेन कि नहीं, आप जो समझ रहे हो वो ठीक नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है. पर जब राइटिंग में कम्युनिकेट करते हो या आपस में कोई एग्रीमेंट में या कोई डीड में या किसी और डॉक्यूमेंट में कोई बात लिखी होती है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वी डू नॉट नो. सामने वाला क्या वही समझ रहा है जो आप कहना चाह रहे हो? तो जब भी अपन कोई बात लिखें तो हमें उसको हर तरीके से सोचना चाहिए कि इस बात का लिखने का इम्पैक्ट क्या जा सकता है ना? अभी जैसे अभी 2 दिन पहले, आई थिंक 1 हफ्ते पहले, वो एक मैसेज हर्षरी ने डाल दिया था कि साहब हम तो एसपीओ के टेस्ट के लिए जा रहे हैं. सो द पॉइंट इज, ठीक है वो डाल दिया, कोई खास बात नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट क्या है दैट नीड टू बी सीन. तो वो इम्पैक्ट मैंने जाने नहीं दिया और उसको वहीं पे ही स्टॉप कर दिया. सो द पॉइंट इज, कई चीजें ऐसी होती है जो एक कस्टम नहीं बन जाए तो उसके लिए कई बार ऐसा काम करना होता है. कई बार आप व्हाट्सएप पे कि साहब टुडे आई एम नॉट कमिंग, सो किसको बोल रहे हो आपको पता ही नहीं है. ये सारे चीजें जो है they will try to explain you through, I think, 3 of the publications issued by the institute on drafting, essentials of drafting, and then drafting of bills and
ड्राफ्टिंग ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। तो दो तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, विल्स एंड पावर ऑफ अटॉर्नी, एंड देन एसेंशियल ऑफ ड्राफ्टिंग। तो एक एक करके जो भी एक्सप्लेन करेंगे, आई विल ट्राई टू फर्दर narrate all the point. मैं भी खड़ा ही हूँ। Good morning, everyone. Sir has very beautifully set the tone for the today's Saturday class on drafting of deeds, documents, and agreements. So first of all, we will be taking up what are the essentials for drafting. Why do we need drafting? So first of all, the question is why CA should embrace drafting skills. Why do we need the drafting skills? So the foremost thing is why are you doing chartered accountancy? Anyone, why are you doing chartered accountancy? So the first and foremost thing you are doing chartered accountancy is for earning money, right? You are doing it to earn your livelihood. So first, it will increase your revenue stream. If you take up drafting, then you will earn more. You will be able to offer comprehensive services. You will not only get only financial or taxation services. You will be able to offer legal drafting also. That will increase your portfolio. So the benefits of drafting skills for CAs are you can better manage your risk. So accurate and legally compliant documents prevent future legal disputes and protect the client's interest. And if you protect the client's interest, the client is retained. Okay, you will maintain your relationship, your professionalism with the client, and then you will get more business. Then enhanced understanding of legal frameworks. When you are drafting, it is increasing your legal understanding. You are getting more and more used to of legal terminologies. You are getting more knowledge of latest changes in the legal compliance framework, and then competitive advantage. Obviously, if there is a CA who is not providing any legal drafting services, and there is a chartered accountant who is providing legal drafting services, who would you prefer? The one who is providing the legal drafting services. ये जैसे मैं आपको बेटर रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, बहुत जगह जैसे ड्राफ्टिंग के अंदर एक बार हमने देखा था एक एग्रीमेंट एंड देयर वाज ए टेंडर कंडीशन एंड द टेंडर कंडीशन वाज रिलेटेड टू द टैक्सेस। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि साहब बाद में अगर कोई भी टैक्स के अंदर और लेजिस्लेशंस के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो that will be borne by the employer. Employer means जब टेंडर जनरली गवर्नमेंट के होते हैं तो गवर्नमेंट इज द एम्प्लॉयर। सो नाउ हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर क्लॉज कि टैक्सेस से रिलेटेड जो भी बाद में इश्यूज आएंगे वो डील कौन करेगा, उनको कौन पेमेंट करेगा, एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा। सपोज इट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बड़ी चौपड़ से लेके और चांदपुर तक का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, तो उसमें टैक्सेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे वो एम्प्लॉयर आपको देगा अगर बाद में कोई टैक्सेस में लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज आएंगे। अभी वहां तो एक इतनी सी लाइन लिखने की हुई और यहाँ पे हमें बिकॉज ऑफ दैट ड्राफ्टिंग हमें कैसे उस रिस्क को मैनेज करना है टू ऑफर to give our tender to the government. So now you need to know all the legislations कि सब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट टैक्सेस कितने हैं उनको हम किस तरीके से असर्टेन करें कि सपोज मेरे को 500 करोड़ की बिडिंग करनी है और 500 करोड़ में इसका मतलब क्या होगा कि टैक्सेस मेरे पार्ट पे है और मुझे 500 करोड़ की बिडिंग करनी है, तो उसमें मेरा एज पर दी प्रेजेंट लेजिस्लेशन टैक्सेस क्या होंगे ये मुझे असर्टेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि कल को जब मान लो मैं कोई एडिशनल क्लेम करने जाऊंगा तो सरकार ये कहेगी कि साहब ये तो आपका बिडिंग में ही शामिल है।
So when in response to the tender, you are drafting your document of your proposal, you are required to ascertain that what are actually included in your that bidding. तो एक तरीके से ये रिस्क मैनेजमेंट का काम हो गया कि यार ये मैंने उसके अंदर शामिल किया या नहीं किया, और क्या क्या पॉइंट है, एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क। आप जब कोई चीज ड्राफ्ट कर रहे हो तो आपको हर तरीके से, जैसे रिसेंटली आई हैव एडवाइज्ड टू वन ऑफ द क्लाइंट ऑन अगेन एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग एग्रीमेंट था। So then what we need to see is not only a simple drafting, it was all about कि सब ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट जब आप एंटर करोगे तो आपके यहाँ जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन है, इनकम टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन है, पीएफ ईएसआई के क्या इम्प्लीकेशंस हैं। आप according to this agreement, when there will be certain revenues, then what are the implication of accounting, कि किस तरीके से आप उन सारी चीजों को अकाउंट फॉर करोगे। एंड नॉट ओनली दिस, कई बार दूसरे जो लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज, प्राइवेसी लॉज, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है बिफोर ड्राफ्टिंग। सो यू नीड टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस legislative framework, and of course competitive advantage. CAs who are offering unique services of drafting, so they will have a competitive advantage. क्योंकि अभी कई लोग तो ये वो बोलेंगे कि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राफ्टिंग हो जाएगी। इनफैक्ट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे टच आपको ड्राफ्टिंग में देने होते हैं, और ड्राफ्टिंग में आपको केवल कमर्शियल एंगल ही नहीं देखना होता। अब आप कहेंगे कि आप कमर्शियल एंगल नहीं देखेंगे तो फिर और क्या देखेंगे? You need to see, social as well as emotional angles also. अब जैसे मान लीजिए अभी आपसे विल की ड्राफ्टिंग की बात करेंगे, तो केवल ये नहीं है कि यार हमने हमारी जो भी संपत्ति है उसको बच्चों में बांट देनी है। आपको जिसकी आप विल बना रहे हो, और उस विल से जो प्रॉपर्टीज जिसको इनहेरिट हो रही है, उनकी इमोशनल चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है ये ड्राफ्टिंग का, और ये मैच्योरिटी के साथ आता है, ये एक्सपीरियंस के साथ में आता है ये लेकिन अगर हम शुरुआत में इस पे काम करेंगे तो आगे जाके आएगा। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से आप when you will be there after 20 years यहाँ मैं ड्राफ्टिंग शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है। आप जब भी किसी जॉब में जाएं या कहीं पे भी जाएं, एंड इफ यू इन्वॉल्व इनटू ड्राफ्टिंग, जैसे कई जगह जो कमर्शियल के काम होते हैं वहां पे इसका बड़ा, जहाँ पे कमर्शियल में लोग जो जाते हैं वहां पे आपस में जो एग्रीमेंट होते हैं वहां ड्राफ्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि किस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी टू पार्टीज को वेट करके और ड्राफ्ट करते हो इन फेवर ऑफ, और इन फेवर ऑफ बोथ दी पार्टीज। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता है ड्राफ्टिंग के अंदर कि आप केवल अपने क्लाइंट का ध्यान रखो। जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो आपको सामने वाले का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपका क्लाइंट है और उसका भी क्लाइंट है, क्योंकि आपने केवल सारा उसी के फेवर में करना शुरू कर दिया जो आपका क्लाइंट है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसके पास भी तो कोई ना कोई कंसल्टेंट होगा, वो उसका खुद का भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा कि मेरे को क्या चाहिए। सो वी शुड नॉट बी बायस्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग कि नहीं हमारे क्लाइंट का सब कुछ एडवांटेज हो जाए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप we need to think about the situation of the another party also. So yes. So the next topic is why clients prefer CS or drafting. जब ड्राफ्टिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारा पहला थॉट आता है कि why not go to a legal professional, any advocate, and why we are choosing CS. So अगर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ड्राफ्टिंग कराते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे? First of all, financial and tax expertise.
आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छे से जानता है आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, क्या आपकी फाइनेंशियल एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग जब वो लीगल ड्राफ्ट करेंगे तो दैट विल बी कस्टमाइज्ड फॉर यू. So this is the benefit you are getting out of drafting from CAs. Then cost efficiency and one-stop shop. You know, both these points go hand in hand. अगर cost efficiency कब आती है? जब आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, you are getting a bundle of services at a single place, a single point. वहाँ पे आपको cost भी कम हो गया, आपके time भी बचता है, आपका resources भी होता है. तो cost efficiency अपने आप उस वजह से आती है. And one-stop shop जब आपको CA आपकी financial and tax implications बताएगा, आपको अपनी financial services भी देगा, plus आपको drafting services भी देंगे. So it will be a one-stop shop for you all. And consistency and integration. So जब आपका CA आपके सारे aspects handle कर रहा है, so there will be a consistent set of services provided to you, and there will be a lot of integration. They all will be customized. Then the art and science of drafting. So drafting is not only a science, it is also an art. जैसे सर ने अभी एक्सप्लेन किया, you have to take care of the emotions as well. आप सिर्फ और सिर्फ लीगल एस्पेक्ट या सिर्फ और सिर्फ कि क्या इस चीज से बेनिफिट रहेगा या क्या, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और इन सब में नहीं रह सकते हैं. ड्राफ्टिंग में कहीं ना कहीं आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स भी जज किए जाते हैं. Then what are the essential drafting skills for CAs? Now this is the most important thing जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे. So first of all is clarity and understanding. अगर आपके legal documents में your deeds, agreements, documents, if they are not clear and they are not understandable, then it will cause problems. अगर वो clear नहीं होंगे, अगर understandability नहीं होगी, आपको नहीं पता what are the intentions. ये वाला मना कर रहे हैं ना, पीछे वाला चला दो. जी ऑन हो गया, बस बता वो रिमोट चाहिए. What are the intentions, the rights and obligations of the parties involved? Okay. Then second point is enforceability. A legally drafted, a properly drafted document is legally enforceable. If you miss out certain points, then you will compromise on the enforceability of the legal document. People will find out loopholes, and you will not be able to do anything. So it is very essential that you will incorporate some element which will make it legally enforceable. Then comes risk mitigation. Obviously, when you are taking care of every small thing, you are not leaving any space for any loopholes. So you are mitigating the risk as well. You have to consider each and every aspect. Tax implications, what will be the financial implication, what problems it can cause in future, where is the loophole, how to mitigate that loophole. Then comes compliance. Obviously, compliance is the most important thing. That is why we are doing drafting. Then efficiency and cost effectiveness. When we are drafting a document, we have to see if there can be a dispute in future. Any party can default or anything. Then if there is a dispute, then how are we going to tackle it? How much cost is going to be involved? How much there is going to be effectively cost? How we will effectively manage our time and cost? Now, compliance with legal frameworks. First of all, the most important thing to understand is, if you want to draft well, you have to learn Indian Contract Act very well. Because that is what defines who are the parties, what is the competency of parties. Who are the parties, what is the competency of parties, who will be responsible for what thing, what are the services to be offered, etc. Now, what are the common concepts in drafting? So there are few very important points in drafting you have to take care of while you're drafting the document, because these are what there are in all documents. So first of all is preamble. So preamble is a legal document. In a legal document, serves as an introductory statement. It sets the tone of the statement. It tells us what is the intention of the document maker or the statute maker. So it will clarify the intentions. It will guide the interpretation. We all have read interpretation of statutes in intermediate or foundation. So in that, we get to know that from preamble, we will understand the intention, and then we will interpret if there is any dispute or if there is any ambiguity in the statute. So preamble clarifies intention, guides interpretation. It will set the tone and framework. It will influence your legal analysis. Obviously, when you are interpreting through preamble, it will also influence your legal analysis.
and it will enhance your legal and contractual relationships. So preamble in itself is not a enforceable provision, but it just influences your legal provisions. Then legal heirs, administrators, and assigns. Now this is very important. So to ensure that there is continuity of agreement, there must be mentioned legal heirs, administrators, and assigns. अब मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं यू विल मेंशन कि ये हमारे दिस विल एक्सटेंड टू आवर लीगल आयर्स, हमारे सक्सेसर, या फिर वी आर असाइनिंग दिस टू दिस पर्सन. तो इन द इवेंट ऑफ डेथ, इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, जहां पे ओरिजिनल पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाते हैं, तो हु विल मेंटेन द कॉन्ट्रैक्ट? इट इज द लीगल आयर्स, असाइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर. So for the continuity of rights and obligations and for the clarity and avoidance of ambiguity, it is an important clause. Then enforceability against successor is established only when there is legalized administrators and assigned. अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करना भूल जाते हैं या आपका रह जाता है तो इससे बहुत बड़ा लीगल इम्प्लीकेशन ये आएगा कि यू कैन नॉट होल्ड द सक्सेसर अकाउंटेबल विदाउट दिस. अगर पार्टी की डेथ हो गई या पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, आप उनके लीगल आयर्स या सक्सेसर्स या असाइंस के पास नहीं जा सकते हैं अगर आपने एक क्लॉज इनकॉर्पोरेट नहीं किया है. Then comes arbitration and conciliation clause. So this is mainly for dispute redressal. So when this clause specifies how disputes will be resolved and the applicable legal jurisdiction. So obviously जब हम करें तो आपने arbitration सुना होगा. Now there comes three things: arbitration, mediation, and jurisdiction. आर्बिट्रेशन में हम एक आर्बिट्रेटर होता है, हम उनके पास जाते हैं, वो हमें लीगली देते हैं एंड दैट इज बाइंडिंग. यू हैव टू डू इट. और वो कोई भी पार्टीज के राइट्स के अंदर वो कंटेन नहीं होता है, वो उनके बेनिफिट के लिए कंटेन नहीं होता है. इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर वन पार्टी, इट कैन नॉट बी बेनिफिशियल फॉर वन पार्टी. बट द डिफरेंस विद मीडिएशन इज मीडिएशन बहुत ही स्ट्रक्चरल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है. You both parties sit together, there is one third person if you want to involve, and then there is maintenance of confidentiality. All the matters are discussed there with, and then वो contract की limits के अंदर अपनी benefits के अंदर ही वो उस चीज का आपको solution provide करते हैं कि अगर ये dispute हुआ है तो आप इसे ऐसे solve करेंगे. So it saves your cost of going to an arbitrator or to the court, because court proceedings takes a lot of time. वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है एंड मे बी पार्टी चेंज हो जाए तब तक उसका रिजल्ट आए. तो फॉर टाइमली रिड्रेसल हम आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन पे जाते हैं. मोस्टली हम मीडिएशन पे जाते हैं. आर्बिट्रेशन इज द सेकंड स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज टू गो फॉर मीडिएशन. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी इंट्रोड्यूस द मीडिएशन क्लॉज फॉर टाइमली रिड्रेसल एंड फॉर सेविंग आवर कॉस्ट. देन कम्स जुरिसडिक्शन क्लॉज. अगर आप लोगों ने कभी भी नेशनल हैंडलूम से परचेज किया हो तो इनवॉइस में हमेशा नीचे लिखा आता है दिस इज सब्जेक्ट टू जोधपुर जुरिसडिक्शन. वो क्लियरली स्टेट करता है आप कहीं से भी खरीदो, आप जयपुर से खरीद रहे हो, पर अगर आपके साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है और लीगल मैटर्स अराइज होते हैं तो यू हैव टू गो टू जोधपुर कोर्ट. यू कैन नॉट गो टू जयपुर कोर्ट. ओके, सो इट्स इम्पोर्टेंट. जुरिसडिक्शन क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज लीगल सर्टेनिटी एंड फोरम शॉपिंग अवॉइड करने में वो हेल्प करता है. फोरम शॉपिंग इज जयपुर जुरिसडिक्शन में आपकी जस्ट इन केस मान लीजिए आपके पास फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, आपके पास कोई और जुरिसडिक्शन है जहाँ पे आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स नहीं आ रहे, तो मे बी आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं उस जुरिसडिक्शन में जाकर ही उस पर केस करूंगा या मैं उसमें ही लीगल प्रोसीडिंग लेकर जाऊंगा. नो, इफ देयर इज अ जुरिसडिक्शन क्लॉज आप एक कॉमन जुरिसडिक्शन क्लॉज पे आते हैं जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि दिस इज द प्लेस वेयर ऑल द disputes will be taken. तो वहां पे किसी भी पार्टी को बेनिफिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं. नाउ व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट एक रिकॉर्डेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. सो अ रिकॉर्डेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टिपिकली इन रिटन फॉर्म. ओरल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है. डॉक्यूमेंट्स इज इन रिटन फॉर्म, इन फिजिकल फॉर्म एंड इट सर्व्स एज अ एविडेंस, प्रूफ और रेफरेंस. So in the legal context, when we talk about the legal context, first see, Indian Evidence Act says document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks, or by more than one of these means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. इसमें main points क्या थे? Matter expressed by any means and then for the purpose of recording that matter.
And when we move on to the definition given by General Clauses Act, the same thing is defined. Document shall include any matter written, expressed or described upon by figures, letters or marks for the purpose of recording that matter. So the document is a written piece of information which is for recording the matter. Now, what are the commercial documents? जैसे ही हम किसी commercial transaction में enter करते हैं, जो भी documents use होते हैं, that those become commercial documents. Examples of invoices, purchase orders, letters of credit, contracts, shipping documents, receipts, etc. Then, document drafting. We are moving towards. We learned what are the essential skills for drafting, and now we are moving towards what are the important elements in document drafting. So there are three branches of drafting. One is statutory drafting. It covers statutes, enactments, and quasi-judicial documents. And conveyance. Then there is another branch that is conveyancing. Conveyancing is transferring interest in real property. जैसे ही हम bills की बात करेंगे, we will be talking about the branch of document drafting, that is conveyancing. Then comes pleading. When we are pleading in a legal proceeding, the document we are using is drafted using the branch of pleading. Now, preparatory steps for effective drafting. Then, what are the preparatory steps? And this is a very general topic. Whenever we do an audit, we always follow this thing that we have to first understand the entity, its business environment, and then we will make out the objectives and scope, etc. So similarly, when we are drafting, first we will understand what is the purpose of the agreement. Why is the agreement being made? Then comes the detailing the terms. We will detail out the terms. What are the payment conditions? What are how we are going to? What is the duration? What are the renewal conditions? Then comes risk management and compliance. Obviously, risk management is basically the most important risk in drafting, is that there does not arise any legal dispute later on. No loophole. There are no loopholes and they are not misused. So we will identify the potential financial, operational, and legal risks and ensure compliance with relevant laws, regulations, and industry standards. Then comes performance and quality. Your contract will specify what is the kind of performance needed, what will be the quality of goods or services to be received, and how we will measure them. So this is a very important clause, because if you don't know what is the subject matter, then what is the use of the document? Then comes dispute resolution. How we are going to address the dispute? What will be the jurisdiction? How we will dispute? How first we are going to go to mediation, then arbitration, then legal proceedings, and in what cases we can go directly to the court, etc. Then comes amendments, termination, and exit clause. If we are amending the contract, what procedure we have to follow? If there is an exit clause, what will be the penalty? How much amount one is going to pay for the risk mitigation, loss mitigation? Then confidentiality and intellectual property. There is a non-disclosure agreement. There is a non-complete agreement if you are moving out of a contract. So it is very important that you mention all of these things. Then comes the 10 commandments of preparatory work. You will first understand the business. You will identify who are the relevant stakeholders. आप बिजनेस आइडेंटिफाई करो, आप स्टेक होल्डर्स, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, किनको आपको एड्रेस करना है, किनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का आपको ध्यान रखना है बाय ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट्स. देन कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट. यू विल फॉलो द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. सिमिलरली अगर आप देखो तो यहाँ बहुत सिमिलैरिटीज है ऑडिट से, हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन ऑडिट एंड हाउ वी आर ड्राफ्टिंग, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स. अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, identifying relevant stakeholders, comprehensive risk assessment, reviewing financial implications. We are chartered accountant. While we are drafting, we are also taking care if there are any financial implications. That is the most important thing. Then comes legal compliance. This is a legal document. You have to take care of what are the legal compliances. You are following each one of them. How is that document going to affect the legal frameworks, different legal frameworks? What will be the impact on PAPSI? What will be the impact on direct taxation, indirect taxation, and any other law? Then comes drafting the preliminary terms. आप टर्म शीट बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आप वहां पे अपने राइट्स, ऑब्लिगेशन, आपकी कंडीशंस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है एग्रीमेंट के, वो सब आप मेंशन करेंगे. देन यू विल डॉक्यूमेंट द प्रेसिडेंस एंड टेम्पलेट. आपको कभी कोई चीज जब आपको लगता है कि कहीं और बहुत बेटर प्रेजेंटेड और हम वो नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, what we do is we will refer that.
तो डॉक्यूमेंटिंग प्रेसिडेंट्स एंड टेम्पलेट्स वो ये जब कोई सिमिलर एग्रीमेंट्स हैं और हमें पता है कि दोज आर वेरी वेल ड्राफ्टेड एंड दोज कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, then we will incorporate certain elements or we will adapt their template. Then comes clarifying technical terms. कोई भी लॉ जब हम देखते हैं कहीं पे भी कोई टेक्निकल टर्म्स आते हैं, we have a definition because it is very important that the document is understandable. Everybody who reads it knows it. It is not necessary that only a legal person will be able to interpret it. It should be made such that any person who does not have a legal knowledge but have a basic general understanding understands it. So it is very important that you clarify the technical terms. Then planning for negotiations. Obviously, when you are entering into something, you negotiate. No one agrees as such. Everyone has their own rights and obligation. Everybody wants to increase their rights and reduce their obligation. So there will be negotiations. And then continual learning and professional development. Obviously, when we are drafting, we are continuously learning and we are developing our professional activity. Then the usual clauses in commercial agreements. So definition and interpretation. First of all, section 2, common for all, definition. Then comes scope of work. We are detailing what is the scope of work, what we are doing, what is expected out of us. Then consideration and payment terms. Comes duration and termination. What will be the duration? When it will be terminated? If it will be renewed? Then comes confidentiality. The most important thing, confidentiality. We as chartered accountants are required to ensure that we are confidential in our dealings. Then comes intellectual property rights. If there is any involvement of intellectual property rights, there should be a clause where it states who is the owner, who will be responsible for it, and if anything happens so that it is a breach of any rights, then how it will be compensated. Then comes non-compete and non-solicit. If you move out of the agreement, you are entering into a non-compete so that it does not hamper your business. Then force majeure frees both parties from liability or obligation. Basically, हमने ये word जो आया था force majeure, वो mainly हमने तब सुना था जब Oh My God movie आई थी. Earthquake आया था and they said कि इसमें force majeure clause आया है. Act of God. Act of God. हम इसमें आपको compensate नहीं कर सकते. So this is a shield that is used by many companies, many organizations, so that they can prevent something that, so that they can prevent their liability to pay for something that is not under their control. Then comes indemnity. If one party is to compensate another for any harm or liability, then you have to ensure that there is indemnity clause. Then comes limitation of liability. कोई इंसान कितनी लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो इस क्लॉज से डिसाइड होगा. अगर आप सक्सेसर हैं तो आप उतनी ही लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना आपने इनहेरिट किया है. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हिच क्लॉज, दिस लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी. देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. There should be a proper method of dispute resolution. Then there should be compliance with all applicable regulations, laws, and policies. Then comes amendment and waiver. If there is any amendment in the contract, or for instance, take if there is a penalty imposed, but both the parties decide that it will be waived off, then what will be the procedure for waiving off? Then comes severability. Every contract is separated; they are not intermixed. Then comes assignment. If I am assigning any obligation or if I am assigning any right, there should be a proper provision in the contract how it will be assigned, who it will, to whom it will be assigned. If there are any conditions that I cannot assign certain persons, all of this. Then comes an important topic: pitfalls in drafting. Pitfalls means क्या गड़बड़ आप कर सकते हो ड्राफ्टिंग में and how you are going to avoid it. So we are talking about the most common pitfalls and how to avoid them. So lack of specificity and ambiguity. Lack of specificity and ambiguity की बात करते हैं. जब आप बहुत स्पेसिफिक नहीं हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में, बहुत ही एम्बिग्यूटी आ रही है कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या होगा, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपके डॉक्यूमेंट में आ रही है तो दैट इट इज नॉट अ गुड डॉक्यूमेंट, नॉट एट ऑल अ गुड डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल that there is clarity and understandability. It should be specific
what are the requirements of the contract or the document. So to avoid it, we should always use precise, clear language and define essential terms. Then, failing to address all potential scenarios. For example, you are just considering one scenario, you are not considering the other scenarios, what might happen. हमने एक मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट लिया एंड यू आर टेकिंग आउट द प्रोबेबिलिटीज कि 10% पे ये 20% रेट पे ये होगा 30% रेट पे ये होगा, पर आपने सारे पॉसिबल सिनेरियो कवर नहीं किए और मान लीजिए जिनमें आपने कवर नहीं किए उनमें लूप होल ढूंढते तब क्या होगा. So it is very important that you are covering all the possible scenarios. You are including provisions for unforeseen losses. That comes neglecting to specify jurisdiction and governing law. So explicitly state the governing laws in jurisdiction. It is very important that we are stating which laws are applicable and what will be the jurisdiction to avoid any further dispute. Then comes inadequate dispute resolution mechanism. Obviously, अगर आपने नहीं clear किया है कि mediation arbitration भी एक solution है आपके पास contract में, then you will go to dispute, then you will go to courts, then फिर आपको time भी waste होगा, आपका बहुत सारा resources जाएंगे उस चीज में. So it's better that you include the proper dispute resolution mechanism. Ignoring regulatory or legal requirements, you should ensure compliance with all relevant laws and regulations. Then comes omitting termination clauses. अगर आपने contract में termination clause include नहीं किया, तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा कोई ना कोई पार्टी उसमें बहुत लॉस में जा सकती है because they are not getting properly compensated for that termination. So it is important that you define the conditions for termination and post termination obligation. Then inadequate protection of intellectual property. Clearly specify ownership and protection of intellectual property rights as we have discussed earlier. Then overlooking confidentiality and non-disclosure agreement. अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान नहीं रखेंगे या फिर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स नहीं रहेंगे तो वो हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करने के लिए आ जाएंगे. So it is important that we include robust confidentiality clauses and separate NDAs if needed. Then poorly structured boilerplate clauses. Boilerplate clauses are अगर हम day to day जो हमारी चीजें रहेंगी अगर हमने उनको एड्रेस नहीं किया तो हम सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या हम एक स्पेशल प्रोविजंस को ही डिस्कस करते रहे कॉन्ट्रैक्ट में और हमने डे टू डे का नहीं किया तो देयर मे बी अ मेजर लूप होल कि हम डे टू डे में ही हमारे साथ कुछ गलत हो जाए. So we have to ensure that we have boilerplate clauses to suit the agreement's needs and failure to plan for contract amendments to include a clause that outlines procedures for future amendments. Now, what are the strategies to enhance contract drafting? You should regularly review your contract. You should legally review your contract. You can ask for any legal professional or any advocate to help you to review and then training. You should always train yourself, update your knowledge, update yourself about the legal framework and the drafting skills. Now, the structure of commercial agreements. So there is the proper format how you are making a commercial agreement. For the title, you are specifying what is the commercial agreement. If it is a will, please write will. If it is a power of attorney, please write power of attorney. Then comes introductory clause. It will introduce who are the parties, what will be the responsibilities that we are entering into an agreement. Then comes parties. Who are the parties in the contract and who can be the party in the contract. Then preamble that sets the intentions of the document. Then comes recital and main agreement. We will first recite it. We will agree upon it. Then we will enter into a main agreement that we are entering into this agreement. We have agreed on this date. Then comes signatures of all the parties. A valid document is valid only if it has signatures. Then comes common clauses in service contracts. So if there is a service contract you are entering, you will go through all the usual clauses we discussed earlier. So there is scope, there is consideration and payment, duration and termination, confidentiality, intellectual property, non-compete and non-solicit, liability and indemnification, limitation of liability, force majeure, and dispute resolution. And similarly, when you are drafting an internal audit agreement, we have taken this internal audit agreement so that you understand that there is also a contract between you and the client that you are making. That is also a legal document. Because just think, if
if any disputes happen between you and the client, how you are going to hold the client accountable. So there is an internal audit agreement for it. So what will be the internal clauses in internal audit agreement? There is scope of audit. You will define what is the scope of audit, what will be our responsibility, what we are going to do. Then what are the standards we are going to follow? We will follow internal audit standards. We will do it as per GAAP. Then comes duration. We are doing it for half yearly. We are doing it for a full financial year. It is going to be concurrent audit, right? Then confidentiality. We will maintain confidentiality of data of the client. Then access to information. Client will provide us access to information. Then comes reporting. How we are going to report. What will be the format of reporting. And then fees and payment. How much we are going to get. Then independence. That we are independent in our conduct while conducting the audit. Then performance criteria. How we are going to measure the, you are conducting the internal audit. How you are going to measure it. So there are standards, and then you are defining those standards in the contracts. Then comes dispute resolution. If any dispute happens between the client and the chartered accountant, then termination. If they are resigning or if they are removing us or anything of that sort, how it will be terminated. Then comes liability and indemnification. How one is going to compensate others for the losses they are bearing because of them. Then force majeure, same, and then compliance. How we are complying with all the internal policy as well as external legal requirement, and then the amendment, if any, in the. Thank you so much. So now, after what she has explained about the benefits of drafting skills to a chartered accountant, we will now see what is a will and how to draft a will. Firstly, the basic requirement to draft a will is because life is really unpredictable and it's essential for people जिनके पास एक large amount of property and assets है to dispose of their property in a proper manner after their death, so that वो किसी गलत हाथों में ना जाए. What is a will? A will is basically a legally binding document that outlines how your assets will be distributed after your passing, and it also it also can appoint the guardian for a minor children. So कुछ लोगों की in case अगर किसी की sudden death हो जाती है and उनके बच्चे minor है, so they can also appoint guardians कि उनके जाने के बाद उनके बच्चों का कौन take care करेगा. Why wills should be prepared? तो बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है कि विल्स क्यों प्रिपेयर होनी चाहिए. सबसे पहले अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ. ऑब्वियसली डेथ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकती है. उसके लिए एक अगर विल प्रिपेयर्ड होगी ऑलरेडी, तो इट्स बेटर कि उनकी प्रॉपर्टी किसी गलत हाथों में ना जाए. अनफोर्सीन रिस्क. अगर failing to have a valid will leave the deceased family vulnerable to potential legal disputes. अगर किसी की विल नहीं है, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, तो कई गलत लोग उस पर राइट क्लेम करने का ट्राई कर सकते हैं. मे बी दे कैन बी डिस्टेंट रिलेटिव्स और क्रेडिटर्स, या फिर लीगल डिस्प्यूट हो सकते हैं, फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट कई बार ऐसा होता है कि किसी की प्रॉपर्टी अनक्लेम रह जाती है, या तो कोई लीगल हायर नहीं है या फिर बहुत सारे लीगल हायर है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करना पड़ता है. इसलिए वो गवर्नमेंट के पास ही रह जाती है rather than going in the hands of legal hires. मल्टीपल लीगल हायर्स में क्रिएट प्रॉब्लम. अगर किसी के जाने के बाद उसके लीगल हायर्स, या तो अगर एक लीगल हायर है तब तो वो इनहेरिटी उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी. बट इफ देयर आर मोर देन वन लीगल हायर्स, तो फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट केस होता है. एंड कोर्ट केस का एज यू ऑल नो कोई आउटकम निकलता नहीं है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन. इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई एंड उनके पास, जैसे रतन टाटा की रिसेंटली हमने देखी, उनकी प्रॉपर्टी के लिए काफी डिस्प्यूट चल रहे कि वो किसके हाथों में रहेगी, बिकॉज उनका कोई लीगल हायर आइडेंटिफाइड नहीं है. तो इंटरस्टेट सक्सेशन में क्या होता है, उनका जो नेक्स्ट लीगल हायर होता है वो क्या हुआ. एक बार इसको ऑफ करके ऑन करें.
Continue with your discussion. इंटरेस्टेड सक्सेस में मैंने बताया क्या होता है कि उनके लीगल हायर्स के पास वो चली जाएगी। रतन टाटा के केस में अभी तक भी प्रॉब्लम चल ही रहा है कि वो किसके हाथों में जाएगी। तो इसलिए अगर एक बिल प्रिपेयर्ड होगी तो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ अ वैलिड बिल, जनरल पॉइंट सबसे पहले अवॉइड्स लिटिगेशंस। बिल में एक क्लियर डिफरेंशिएशन स्पेसिफाइड होता है बिटवीन अ नॉमिनी एंड अ बेनिफिशियरी। नॉमिनी इज बेसिकली अ पर्सन who holds the property until the property is transferred to the beneficiary or the legal heirs, whereas beneficiary is the person who ultimately gets the ownership of the person of the preparator of the will. Guardianship planning, जैसे कि मैंने पहले बताया, गार्डियनशिप में बिल में आप एक पर्सन जो कि बिल प्रिपेयर कर रहा है वो अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए गार्डियन अपॉइंट कर सकता है टू टेक केयर ऑफ देम। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सो नाउअडेज लोगों की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है। तो उसकी वजह से उनकी डिजिटल एसेट्स क्रिएट हो सकती है। डिजिटल एसेट्स जैसे कि डिजिटल ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, उन अकाउंट से उनको इनकम भी जनरेट हो रही होती है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनकी डेथ के बाद अगर उन अकाउंट से जो इनकम जनरेट हो रही है वो किसके हाथों में जाएगी या फिर उनके अकाउंट्स को कौन हैंडल करेगा, तो वो भी एक बिल में स्पेसिफाई होता है। पर्सन केपेबल ऑफ मेकिंग अ बिल, ऑब्वियसली साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट अ माइनर पर्सन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज को अलाउड नहीं है बिल प्रिपेयर करना। मैरिड वुमेन they are also allowed to prepare a will, या तो वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती है या फिर अपने पेरेंट्स को भी कर सकती है। deaf, dumb और blind person, तो इन persons को भी legally allowed है will draft करना, but only if they can understand it well. Now types of properties disposed by a will. सबसे पहले तो the person who makes the will is called the testator. जो person will को draft करता है उसको testator कहते हैं। A testator can only will the property they have absolute ownership over. Absolute ownership self-acquired property होती है। Self-acquired property includes property purchased, gifted or inherited to partition. तो एक testator से वही property transfer कर सकता है अपने will के through जो उसने self acquire करी है या फिर जिसके ऊपर उसका absolute ownership है। Ancestor property, एंसेस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि उसके एंसेस्टर्स से उसको इनहेरिट हुई है, बट वो एक विल के थ्रू कोई भी इंसान अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मीनिंग ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पास ऑन टू जनरेशन, जनरेशन के थ्रू ट्रांसफर होती है। एंसेस्टर उनको ओन करते थे, जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। विल ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी, वैसे तो लीगली एंसेस्टर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, हाउएवर अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई होती है तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी को भी वी कैन ट्रांसफर। को-पार्टनर शेयर, को-पार्टनर इज द पर्सन हु इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज एंसेस्टर, सो को-पार्टनर कैन मेक विल फॉर देयर शेयर इन एंसेस्टर प्रॉपर्टी। को-पार्टनर सिर्फ अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का उतना ही शेयर ट्रांसफर कर सकता है जितना जिसके ऊपर उसका होल्ड है। ही कैन नॉट ट्रांसफर द एंटायर प्रॉपर्टी। टाइमिंग ऑफ will must be executed after co-partner acquires the share. जब तक co-partner ने उस ancestor property पे अपना share acquire नहीं करा है with a valid legal document, उससे पहले he cannot transfer or he cannot mention that property in his will. Inheritance rules, by inheritance rules apply होते हैं, वो अगर उसने कोई will prepare नहीं किया या फिर ancestor property को उसने अपने will में mention नहीं किया है तो वो automatically उसकी legal heir को transfer हो जाएगी। Types of wills. So major types of wills are privileged will and unprivileged will. Privileged will में bills made by soldiers, airmen और mariners who are engaged in active duty. सिर्फ इन तीन लोगों को allowed है privileged will बनाना। Basically इन तीन लोग जो bill बनाते हैं उसको privileged will कहते हैं, and they must have been completed 18 years of age. It does not apply to a testator who is a Hindu, Buddhist, Sikh or Jain. And unprivileged will में all those persons who are not covered in the privileged will, they come under the unprivileged will. वो लोग जो भी will prepare करेंगे that is called as unprivileged will. Other common types of wills are non-cupative will. Non-cupative will is a oral will which is prepared by soldiers, sailors and airmen. It is made in the presence of a witness. A witness is the person who authenticates the making of a will after the death of testator. Holograph will is written entirely by testator in his handwriting. एक testator जो खुद बैठ के पूरे अपनी handwriting में will को write करता है, that is known as holograph will. Inofficious will is the will जिसमें
एक टेस्टेटर अपनी प्रॉपर्टीज को rather than transferring it to their family members, he transfer it to a stranger or a person who is not a part of his family. Contingent will. In this will एक contingent event mentioned होता है. उस इवेंट के अकर होने पर ही वो प्रॉपर्टी आगे जो जिस पर्सन का नेम बिल में मेंशन्ड है उसको ट्रांसफर होगी, अदरवाइज द बिल इज नॉट वैलिड. म्यूचुअल विल. two persons are said to make mutual wills when they confer reciprocal rights. इसमें क्या होता है, दो लोग होते हैं, for example A and B. A अपनी will में mention करेगा कि after my death my property will be transferred to B, and similarly B will mention कि after my death my property will be transferred to A. So this is called as mutual will. Joint will, when more than two or more persons prepare a will, it is known as joint will. The most common example of a joint will is a will prepared by a husband and his wife. नहीं होगा. इस इंस्ट्रूमेंट की विल करके जाएंगे. Living will. So unlike other wills, living will में क्या होता है कि rather than transferring the property, उसमें जो writer of the will है वो अपना intention mention करता है that whether he wants to get the medical treatment after getting a severe disease. तो इसमें वो अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो इसमें बताता है कि if in case I get hospitalized और मेरे को कोई severe disease हो जाता है तो मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है. डिजिटल विल, और मैंने बताया डिजिटल विल में स्पेसिफिकली डिजिटल असेट्स के लिए होती है. सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, स्पेसिफिकली उनका ट्रांसफर मेंशन होता है डिजिटल विल में. Currently digital wills are not recognized in India. इंडिया में कुछ challenges है digital wills को लेके, अभी भी वो उतने recognize नहीं है, but discussions suggest कि future में they will have a valid legal position. अभी कुछ challenges बता रहे थे जैसे कि digital signatures law में बोलते हैं कि video recordings might be tampered, तो इसलिए उनको उतना recognize नहीं किया गया. Revocation of a will. So the essence of every document or every legal document का essence ये होता है कि that can be revoked. So revocation means the official cancellation of a decision. A will is easily revocable during the lifetime of the testator. Testator की death के बाद एक will revoke नहीं की जा सकती, but until जब तक वो alive है, he can revoke his will. Revocation of will can be done by two ways: by operation of law और by the act of parties. By operation of law में सिर्फ एक aspect marriage covered है. इसका मतलब अगर किसी इंसान ने शादी के पहले कोई will prepare कर लिया, तो जब उसकी मैरिज रहेगी the will automatically gets revoked. So उसको एक नई will बनाना पड़ेगा. उसके कुछ exceptions है जैसे कि mutual will. Mutual will के केस में if one of the testator की मैरिज हो गई है तो फिर the will not get revoked, वो अभी भी valid रहेगा. बट अगर दोनों की शादी हो चुकी है या तो एक साथ या अलग अलग, also it does not apply to a Hindu person. अगर किसी हिंदू पर्सन ने will prepare कर लिए तो it will remain valid even after his marriage. By the act of parties. By the act of parties in this in तीन तरीके से वो revoke हो सकती है. Making a new will, if a person makes a new will, the old one automatically gets revoked. Written declaration, if the testator gives a written declaration of his intention to revoke the will, so the will be revoked. Destruction, अगर वो destroying the will by burning, tearing, अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो will revoke हो जाती है. The essential elements of a will. अभी कुछ essential ingredients हैं जो कि एक properly legally valid will में होने चाहिए. सबसे पहले legal declaration. will के अंदर एक mere statement नहीं होना चाहिए about the intention to transfer the properties, whereas उसमें एक legal declaration होना चाहिए जो कि जिसमें एक स्टैम्प लगता है, तो उसका एक लीगल डिक्लेरेशन होना चाहिए कि that I want to transfer my property to this person. Transfer after that, obviously उसके जब तक उसकी लाइफ टाइम में वो will invoke नहीं होती है, उसकी डेथ के बाद ही will को invoke किया जा सकता है. Invoke नहीं, execute. Invoke. Sorry, हाँ invoke. Invoke किया गया. I was thinking revoke. तो उसकी डेथ के बाद ही वो will को हम ऑपरेटिव मानते हैं. रिवोकेबिलिटी ऑब्वियसली will रिवोक हो सकती है उसकी लाइफ टाइम में.
स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस, तो बिल को स्टैम्प पेपर पे राइट नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई नो स्टैम्प ड्यूटी इज फेवर, बट रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं ताकि उसको लीगल स्टेटस मिल सके। टू विटनेसेस, द विल मस्ट बी साइंड बाय द टेस्टेटर इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू विटनेसेस। हम अभी आगे देखेंगे कि ये विटनेसेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बेनिफिशियरीज आर नॉट अलाउड टू बी टू साइन द डॉक्यूमेंट एज विटनेसेस। अटेस्टेशन, जो टेस्टेटर है, जो पर्सन बिल को राइट कर रहा है, वो अपना सिग्नेचर करेगा इधर बाय पुटिंग हिज थंबप्रिंट और बाय साइनिंग। मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट, ये जनरली उसी केस में होता है जब जो पर्सन बिल को राइट कर रहा है, या तो वो ओल्ड पर्सन है या फिर he is hospitalized, तभी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है जिसमें he will give a declaration कि I have examined this person and he is mentally sound and legally allowed to prepare the bill. Witness requirements, witnessing the signing, witness must see the testator sign, testator has to sign the will in the presence of witnesses. Personal acknowledgement, testator must personally acknowledge their signature to witness signature, witness must sign the testator's presence. Similarly, जैसे कि testator को witness के presence में sign करना है, वैसे witness also has to sign the will in the presence of the testator. By witnessing is essential authenticity and legal dispute resolution. टेस्टेटर की डेथ के बाद कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि उस बिल को वैलिडेट कर सके या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर सके। दैट्स व्हाई विटनेस इज रिक्वायर्ड। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, समटाइम्स टेस्टेटर की डेथ के बाद या तो बिल की ओनरशिप को लेके या फिर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेके देयर माइट बी डिस्प्यूट्स अमंग द फैमिली और समटाइम्स लीगल डिस्प्यूट्स may also arise. In such cases, witnesses are required to resolve these disputes. Who can and cannot witness? Witness must be a legal adult of sound mind. Minors are not allowed to be as witness. Disinterested parties. The witnesses must not be personally or beneficially interested in the property of the testator. The role of executor. Executor is the person जो कि testator की death के बाद उस will को effect में लाता है और he will execute the transfer of the properties जैसे जैसे will में mentioned है. The basic responsibilities and duties of the executor are meeting the funeral expenses of the testator and obtaining his death certificate. He will prepare a list of all the properties and assets जो कि testator के पास है. सेटलमेंट ऑफ असेट्स, जैसे जैसे उस विल में असेट्स का सेटलमेंट मेंशन्ड है, वो उस वे में असेट्स को लीगल हाइट्स में ट्रांसफर करेगा. विल्स फॉर नॉन रेजिडेंट, एनआरआईज को भी अलाउड है इंडिया में जो उनकी प्रॉपर्टी है या फिर आउट ऑफ इंडिया में जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको विल के थ्रू ट्रांसफर करना. हाउएवर उनको डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट विल्स प्रिपेयर करनी होगी. अगर इंडिया में उनकी प्रॉपर्टी, इंडिया के लिए एक सेपरेट विल क्रिएट होगी. अगर किसी और कंट्री में, उसके लिए he has to create a separate will. Probate का मतलब क्या होता है? Probate means to give a valid legal title to a document. So NRIs के लिए स्पेशली बोला गया है कि उनको एग्जीक्यूटर के थ्रू एक probate obtain करना है for the foreign wills so that it can be legally enforceable in India. Inheritance, NRIs can also inherit property in India from resident parents. अगर किसी एनआरआई के पेरेंट्स से जो कि इंडिया के रेजिडेंट है तो ही कैन आल्सो इनहेरिट दोस प्रॉपर्टीज. कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे दुबई में अगर कोई यूएई में कोई अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो डे वन ही हैज टू एग्जीक्यूट द विल आल्सो. नहीं तो अगर उसकी विल उस वक्त नहीं है एट द टाइम ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी या बाद में वो नहीं लेता तो द प्रॉपर्टी विल वेस्ट टू द गवर्नमेंट. तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड उसके इनहेरिटेंस के क्या लॉज हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में. तो यू नीड टू फॉलो दोस लॉ इमीडिएटली, क्योंकि पता चला कि आपने प्रॉपर्टी तो परचेज कर ली और अचानक से आपकी फिर डेथ हो गई. तो देन इफ विल इज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ डेथ देन दैट प्रॉपर्टी विल वेस्ट टू द गवर्नमेंट. तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एनआरआई वाली बात कही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वन शुड टेक केयर ऑफ दिस. सो लास्टली एक सिंपल ड्राफ्ट है बिल का. बिल के काफी फॉर्मेट्स हैं बट दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मेट. सबसे पहले द नेम ऑफ द टेस्टेटर, उसकी फैमिली की डिटेल्स, उसका रिलीजन, उसकी डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा,
उसके बाद उसका एक डिक्लेरेशन कि वो किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके विल को प्रिपेयर नहीं कर रहा है, अपनी पूरी मर्जी से ही इज प्रिपेयरिंग दिस विल. Also the name of the executor जिसको he will appoint कि after my death he will take care of all my assets and the settlement of my property. उसके बाद इसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो वो ओन करता है, द नेम ऑफ द पर्सन जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ये लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो इस पर्सन को ट्रांसफर होगी एंड इन व्हाट प्रोपोर्शंस इट विल बी ट्रांसफर्ड. सिग्नेचर ऑफ द टेस्टेटर, उसके बाद विटनेसेस के नेम, उनकी बेसिक डिटेल्स, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ विटनेस 1, सिग्नेचर ऑफ विटनेस 2 एंड देन मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट, उसका डिक्लेरेशन दैट ही हैज एग्जामिन्ड द टेस्टेटर who is of sound mind and not under any undue influence and legally allowed to prepare the will, and the signature of the medical practitioner. Now I will go with power of attorney. So firstly, what is power of attorney? Power of attorney is a legal document that allows one person to act on behalf of another. Which means मतलब अगर पुराने समय में देखें तो मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है. जैसे कि रामायण के अंदर अंगद को भेजा था श्री राम ने रावण के सामने, महाभारत में श्री कृष्ण को भेजा था दुर्योधन के सामने पांडव ने. पहले ये ओरल हुआ करता था, अब पहले कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, अब अपन इसको लीगली डॉक्यूमेंट करते हैं. नेक्स्ट, नीड फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी. सबसे पहले जब एब्सेंस और इनकैपेसिटी हो, मतलब कोई पर्सन इनेबल हो या अनअवेलेबल हो, तो वो कोई और को अपनी जगह असाइन कर सकता है कोई भी एक्ट करने के लिए. नेक्स्ट, एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जांपल अपन नॉर्मली करते हैं जैसे कि जीएसटी प्रैक्टिशनर, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, जो अपन मतलब क्लाइंट के बिहाफ पे एक्ट करते हैं, तो अपन को एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी पड़ेगी. नेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग. मतलब फ्यूचर इनकैपेसिटी के लिए पहले से पावर ऑफ अटॉर्नी असाइन कर देते हैं कि अगर कोई फ्यूचर इनकैपेसिटी हो अपने, तो वो अपने एक्ट्स हो सकते हैं वो मैनेज हो जाए. Understanding of power of attorney. Firstly, donor. The person granting the authority is known as donor, and the person receiving the authority to act on behalf of donor is known as donee. Then scope of authority can be broad or limited. For example, general power of attorney, which gives power of attorney for all matters, and special, it gives power of attorney for particular purpose or transaction. And lastly, durable power of attorney, which means अगर अपन मतलब जो डोनर है वो अगर इनकैपेसिटी या मतलब वो अपना काम नहीं करता है तो भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जिस्ट करेगी. नेक्स्ट, दिस इज टर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी. फर्स्टली, रिवोकेशन ऑफ पावर बाय डोनर, मतलब उसने रिटर्न उसको कम्युनिकेट कर दिया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी इज रिवोक्ड. देन डेथ ऑफ डोनर. देन कोर्ट इनवैलिडेशन. अगर ये मिलता है कि वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो इनवैलिड है या फ्रॉडुलेंट है, तो टर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगा. देन इनकैपेसिटी ऑफ डोनी, मतलब वही बात हो गई, अगर डेथ ऑफ डोनर और डोनी बोथ अगर होगा तो टर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी. नेक्स्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी एंड चार्टर अकाउंट. मतलब ये मेन चीज है अपने लिए. मेनली जो मैंने बताया था, रिप्रेजेंटेशन बिफोर टैक्स अथॉरिटीज, corporate law matters, and arbitration and mediation proceedings. इन सब के अंदर अपन को power of attorney लेनी पड़ती है to act on behalf of our client or to represent before relevant authorities or dispute resolution. Then next, importance of choosing trustworthy donor. It is most important thing because firstly trust. मतलब अगर अपन power of attorney किसी को दे रहे हैं, मतलब अपने बिहाफ पे किसी को एक्ट करने के लिए दे रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग इज अपन उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो सामने वाला कैपेबल हो अपने बिहाफ पे काम करने के लिए. देन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. अगर कोई अपन को अपॉइंट करेगा तो फर्स्टली वो यही देखेगा ना कि अपन के पास सारी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, अपन जो वो अपन से एक्सपेक्ट करता है वो अपन कर पा रहे हैं या नहीं.
या मतलब अगर जैसे कि अपन के ऑफिस में देखें तो अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग एक्सपर्टीज रखते हैं, जैसे कि 7th फ्लोर पे ऑडिट, 5th फ्लोर पे टैक्स, तो हर चीज का अलग एक्सपर्टीज है और उसके अकॉर्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी असाइन करें। देन ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी व्हिच मींस जो अपन ने पहले टाइप्स में भी पढ़ा था कि अगर जो डोनर है वो इनकैपेसिटेट हो जाए तो भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी रिमेन करेगी डोनर के हाथ में। नेक्स्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टैम्प ड्यूटी होना जरूरी, जैसे कि बिल में नहीं था पर पावर ऑफ अटॉर्नी में जरूरी है। हर स्टेट का अलग रेगुलेशन होता है। स्टैम्प ड्यूटी रेगुलेशन आर डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल इंडियन स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब हर स्टेट का अलग स्टैम्प ड्यूटी रेगुलेशन हो सकता है। देन कैलकुलेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कि प्रॉपर्टी वैल्यू, पावर ऑफ अटॉर्नी का टाइप, वैलिडिटी, टाइम, ड्यूरेशन, जो भी होता है। देन पेमेंट मेथड या तो गवर्नमेंट पोर्टल से हो सकता है या स्टैम्प पेपर से हो सकता है। देन एग्जीक्यूशन, पावर ऑफ अटॉर्नी में मेनली तो डोनर और डोनी के सिग्नेचर, और एक ऑप्शनल चीज और है, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है, एक विटनेस भी हो सकता है। जब पावर ऑफ अटॉर्नी साइन हो रही है तो एक विटनेस वहां पे प्रेजेंट हो और वो मतलब देखे कि कोई भी मतलब एंड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है या फिर कोई फोर्सफुली तो साइन नहीं कर रहा है, तो विटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, व्हिच इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, देन रजिस्ट्रेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करना इंडिया में मतलब कंपल्सरी नहीं है, बट व्हिच मींस कि पावर ऑफ अटॉर्नी लीगली वैलिड है इवन विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। ओके, then इसका एक एक्सेप्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसके लिए किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। इसके अंदर एक नॉमिनल क्लॉज भी डाल रखा है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा होगी तो कंपल्सरी है, और 100 रुपीज में तो कुछ आता नहीं तो इट इज नॉर्मली कंपल्सरी होगी। ओके, कंटेंट्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, मेनली फर्स्ट प्रीएम्बल, डोनर और डोनी की डिटेल्स होनी चाहिए। देन ऑथराइजेशन, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब मेनली किस चीज के लिए, मतलब कौन सा एक्ट परफॉर्म करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है। देन उसके बाद में जो भी डोनर डोनी का अथॉरिटी दे रहा है उन सब की डिटेल्स, जैसे कि डोनर्स अथॉरिटी टू सबमिट एविडेंस, डोनीज अथॉरिटी टू sign on behalf of the donor, donors authority to receive notices on behalf of donor, donors authority to act within the scope of power of attorney, which is major thing। मतलब कोई भी अगर out of the scope of power of attorney है तो he should firstly consult the donor, then do the further proceedings। Then donors action within the power of attorney's scope bind the donor। Then lastly, it should contain date of execution, duration of power of attorney, then donor's signature and capacity, and donor's acceptance and signature, which should, these three should be without undue influence। Then delegation, अब मतलब power of attorney में mainly अपन ने क्या करा है कि किसी और को power दी है to act on behalf of us। अब इसके अंदर बताया जाएगा कि मतलब जो डोनी है वो भी आगे अपना जो पावर होता है वो डेलीगेट कर सकता है या नहीं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है जो इंडिया के बाहर रहता है, उसने अपने फादर को पावर ऑफ अटॉर्नी दी टू फाइल हिज टैक्स रिटर्न, ठीक है, तो वो मिस्टर बी के पास भी पावर है कि वो खुद टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। अब मिस्टर बी को अगर कोई अपील फाइल करनी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना चाहता है, तो ये उसके पास पावर तभी होगी जब पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखा हुआ हो कि वो फर्दर पावर डेलीगेट कर सकता है या नहीं। अगर मिस्टर ए ने पावर ऑफ अटॉर्नी में लिख रखा है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर बी अपॉइंट कर सकता है या नहीं, तभी कर सकता है। फर्दर पावर डेलीगेशन की पावर सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी में अगर लिखी है तो ही हो सकती है, अदरवाइज मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंट को एंगेज कर सकता है। नेक्स्ट, execution outside India. In case of Hague Convention countries, apostille is required, and in case of non-Hague Convention countries, multi-level attestation is required. Next, periodic review. What are these countries? मतलब जो भी एक एग्रीमेंट के अंडर है। So India is which one? Hague Convention.
देन पीरियोडिक रिव्यू, मतलब रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट होना चाहिए अगर कोई भी चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल हेल्थ, फाइनेंस, बेनिफिशियरी, देन कैंसिलेशन। टू कैंसिल पावर ऑफ अटॉर्नी एक रिटर्न रिवोकेशन लेटर होना चाहिए। देन न्यू पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अपन उस पुरानी वाली को अपडेट नहीं करेंगे, न्यू पावर ऑफ अटॉर्नी एक क्रिएट मतलब एक और पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी होती है अपन को। एड्रेस पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब अगर कोई भी फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का चांसेस है तो उसको पहले से ही उसके अंदर आइडेंटिफाई कर दो, एड्रेस कर दो। देन सीक लीगल काउंसिल, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल या कोई बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फाइनेंशियली भी, जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग या ऐसी कोई चीज हो तो लीगल काउंसिल को अपॉइंट करना चाहिए। देन रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब अगर पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे अलग अलग जन को दे रखी है तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। देन लिमिटेशन ऑन अटॉर्नी, फर्स्टली फिड्यूशरी ड्यूटी, मतलब सबसे पहले अटॉर्नी की मतलब जो डोनी है उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने जो डोनर है उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। देन स्कोप ऑफ अथॉरिटी, इट कैन बी, अपन ने आगे भी पढ़ा था, जो ये ब्रॉड भी हो सकती है और लिमिटेड भी हो सकती है। ब्रॉड है तो सारे मैटर्स के अंदर कंसल्ट कर सकता है, और लिमिटेड मतलब जो स्पेशल या पर्टिकुलर पर्पस के लिए है तो उसकी लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ अथॉरिटी हो सकती है। देन इट गोज विद टाइम लिमिटेशन। टाइम लिमिटेशन मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी के जब अपन ने कंटेंट पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने देखा था डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और ड्यूरेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। तो टाइम लिमिटेशन मतलब उसके अंदर ड्यूरेशन भी हो सकता है कि उसके इस टाइम के बाद में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जिस्ट नहीं करती। देन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर स्पेसिफिकली कोई भी चीज अपन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वो ए और बी वाला एग्जांपल दिया था, उसके अंदर ए स्पेसिफिकली लिख सकता है कि मेरे लिए कोई भी अपील अगर फाइल कर रहा है बी तो वो नहीं कर सकता, मैं ही करूँ। नेक्स्ट रिवोकेशन, फर्स्टली अपन ने टर्मिनेशन देखा था, जब डोनर टर्मिनेट कर देता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर डोनी की इनकैपेसिटी हो जाती है तो टर्मिनेशन हो जाता है, तो उसको भी रिवोकेशन ही बोलेंगे। नेक्स्ट स्पेसिफिक इवेंट, अगर मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी किस चीज के लिए थी, सपोज पावर ऑफ अटॉर्नी टू सेल अ प्रॉपर्टी थी, तो वो अगर इवेंट कंप्लीट हो चुका है उसके बाद तो पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक ही हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सप्रेस रिवोकेशन, मतलब प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली रिटन डॉक्यूमेंट में रिवोकेशन दे दिया है। देन इनकैपेसिटेशन, अगर जो डोनी है अटॉर्नीज इन फैक्ट्स, मतलब डोनी है वो अगर इनकैपेसिटी मतलब अगर अनसाउंड माइंड हो जाता है या कुछ भी हो जाता है उसके साथ तो रिवोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाता है। देन लास्टली डेथ ऑफ ईदर द प्रिंसिपल or the attorney in fact automatically terminates the power of attorney. Then next अब कुछ स्पेसिमेंस है जो स्पेसिमेंस है मतलब फॉर्म्स है जो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए मतलब ड्राफ्ट एक एग्जांपल के लिए दे रखे हैं, मतलब इसको अपन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्टली अगर पावर ऑफ अटॉर्नी टू रिप्रेजेंट द असेसी बिफोर सीआईटी अपील्स बाय एन इंडिविजुअल है तो अपन ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एड्रेस और जो भी अपन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करा है ये सब उन सबका पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगा और जो दोनों पार्टीज है उन दोनों के सिग्नेचर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट power of attorney to represent the assessee before ITET by an individual, power of attorney to represent the assessee before CIT appeals by a company or firm, then power of attorney to represent the assessee before ITET by a company, power of attorney to represent the husband due to his illness, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था या मतलब कहीं पे उसको जाना था पर उसके इलनेस की वजह से वो सिग्नेचर करने नहीं पहुंच पा रहा तो वो किसी और को मतलब अपने स्पाउस को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है टू गिव सिग्नेचर्स, उसके लिए फॉर्मेट है। देन पावर ऑफ अटॉर्नी टू रिप्रेजेंट द सन परस्यूइंग एजुकेशन अब्रॉड, मतलब वो आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहा है तो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया में हो सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पेरेंट्स को दे सकता है, वो उसके बिहाफ में उसके पेरेंट्स एक्ट करेंगे। Then power of attorney from spouse working abroad, residing outside India वाला example हो गया। Then power of attorney represent the non-resident in India for sale of property, मतलब कोई non-resident NRI है
उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, या फिर कोई भी मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी दे सकता है टू फाइंड दिस. Then lastly, power of attorney to represent the non-resident for sale of property executed in India or executed outside India. Both अपन कर सकते हैं. Then power of attorney to represent NRI for sale let out of property in India. Thank you. I think तीनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं. जस्ट टू कंक्लूड, जैसे डिस्कस किया था एसेंशियल्स ऑफ ड्राफ्टिंग बाय आरुषि, तो उसमें एक जो स्लाइड थी दैट वाज रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ वर्क. मैं केवल उसी पे बात करूंगा, बाकी भी एंड देन पेमेंट एंड कंसिडरेशंस, और उसके अलावा आर्बिट्रेशन, मीडिएशंस, or ultimately what will be the jurisdiction of the any dispute. So ये सारे clauses थे. तो I think all these clauses are required to be there in the agreements depending on the requirement. जैसे एक clause था related to the intellectual property rights, कि IPRs से related क्या होगा. तो अगर किसी particular agreement में, जैसे कई बार हम आप अगर देखेंगे जो ERP के एग्रीमेंट होते हैं तो ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर जो सोर्स कोड है that does not belongs to the user of that particular source code is belonging to the developer of it. तो और अगर ये चीज नहीं हो और आपने किसी को सॉफ्टवेयर दे दिया तो जिसने सॉफ्टवेयर बनाने में मेहनत करी वो तो पूरी की पूरी खत्म हो गई, because there are a lot of people who can actually crack the software. उसका सोर्स कोड क्या है ये सब निकाल सकते हैं. So one need to be very, very careful while dealing with IPRs, while drafting the agreement for the IPRs. वैसे ही scope of work की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज उसमें कोई open ended नहीं होनी चाहिए कि हम आपके लिए काम करेंगे और फिर आपने उसमें उस काम का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा. तो जैसे मान लीजिए कि हम सपोज एज ए ऑडिटर अपन किसी से स्टेचुटरी ऑडिट का एंगेजमेंट लेते हैं तो हमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि सर ये इट इज फॉर द पर्पस ऑफ स्टेचुटरी ऑडिट एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एनी अदर असाइनमेंट, क्योंकि क्लाइंट को कह देगा कि सर इसमें सर्टिफिकेशंस भी शामिल. सो स्कोप ऑफ वर्क शुड बी, मैं आपको ऑडिट का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑडिट से आप जनरली है ना एक्वेंटेड हो. इसके अलावा भी बहुत सारी जगह मतलब खासकर जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स होते हैं, वहां पे इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है कि साहब केवल गुड्स सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है क्या साथ में मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या गुड सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट भी है और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों की प्राइसिंग अलग अलग क्या है, या एग्रीगेट प्राइसिंग में दोनों शामिल है. तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी with reference to the scope of work also. So far as payment is concerned, generally suppose आप अवार्डर की तरफ हो, मतलब जिसको पेमेंट देना है ना, बायर की तरफ हो या जो सर्विस एक्वायर कर रहा है उसकी तरफ से हो, तो then satisfaction of the work which has been done by the the subcontractor or other party, तो उसके बारे में भी आपको लिखना बहुत जरूरी है. rather to retain the money about that, कि भाई इससे रिलेटेड पैसा आप उससे रोक करके रखो. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की बात अपन इसमें कर सकते हैं कि कम से कम 1 साल तक जो है वो आपने जो प्रोडक्ट सप्लाई किया है, जो आपने हमें सर्विसेज दी, उससे रिलेटेड यू नीड टू परफॉर्म अबाउट all those services or goods. You need to ensure that they are properly performing. तो ये बहुत सारी चीजें स्कोप ऑफ वर्क में आपको ध्यान में रखनी होती है. Otherwise, a minor thing may cost the client. उसको ये कॉस्ट भारी पड़ सकती है. पता चला कि आप प्रॉफिटेबिलिटी ही उसी के अंदर शामिल है और आप उसमें ही ये ध्यान कर रहे हो कि यार कोई एक पर्टिकुलर चीज छूट गई तो उसकी वजह से जो उसको प्रॉफिट होना है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से वही नहीं हुआ.
और इस बारे में मैं आपको जैसे यू नो L&T के कॉन्ट्रैक्ट्स, एक मतलब L&T is the best example where they actually enter into the contracts with the government. और उस वक्त जब वो टेंडरिंग करते हैं, जब बिडिंग करते हैं, तो वो इन मोस्ट ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट्स जो L&T के कॉन्ट्रैक्ट्स, आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी अगर है तो वो L&T है, और जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है वो वही लेती है, एंड जनरली वो L1 क्राइटेरिया में आ जाती है, इवन इफ देयर आर अदर एलिजिबल बिडर। और वो क्या ध्यान रखती है कि किस तरीके से इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में मेरे एस्केलेशंस आएंगे। उनके लिए वो कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनके साथ में 10-10, 20-20 लोगों की टीम, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स की रहती है, और वो ये ध्यान रखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को एस्केलेशंस कहाँ मिलने वाले हैं इन टाइम्स टू कम। और वहां में, और जनरली आप L&T के प्रॉफिट्स में आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो कॉन्ट्रैक्ट्स L1 पे आता है तो वो जनरली PEP पे होता है, और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो एस्केलेशंस में, क्योंकि उससे और सिंस L&T इज सच ए स्ट्रांग कंपनी कि गवर्नमेंट को L&T को बोलना पड़ता है कि आपको हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू नो थिंग्स आर सेट। तो इस तरीके की चीजें जो है वो ये सारे एग्रीमेंट्स वगैरह में होती है। So we need to actually have, you know, an overall view as and when we are drafting the documents. और ये टॉपिक जो है बहुत ही relevant है आप लोगों के लिए। It's not like a simple topic of audit, assurance, accounting standards या company law, ये वो नहीं है। इस काम को करने के लिए अगर हमें वास्तव में ड्राफ्टिंग स्किल्स सेट करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, जो भी रेलेवेंट पार्टीज हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनके साथ में बैठना और रेगुलर डिस्कशन। आप जब पहला एग्रीमेंट करते हो तो ऐसा सिंपल नहीं है कि यार आपने 4 कागज भेजे और आपने खटाक से उसका, आजकल खटाखट स्पीड बहुत चलती है, तो आपने एग्रीमेंट बना करके और भेज दिया। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। You need to sit with all the interested parties. आप हर एक पार्टी को आपको समझना पड़ेगा। आपका क्लाइंट है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस आपको समझनी पड़ेगी, and there may be, you know, hours of meetings before concluding to the agreement. Rather before start of the agreement, आपको कई बार ये समझना पड़ता है 2-3 घंटे 4 घंटे आप क्लाइंट के साथ लगाएंगे, और फिर उसको समझिए, और हो सकता है क्लाइंट कहीं पर भी कहीं गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो यू नो ही मे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, तो वो तो हमेशा कहेगा कि साहब आप तो हमारे लिए इस तरीके से कुछ बना दीजिए। तो जनरली वो बहुत ही रो चीज लेकर के आते हैं जब भी क्लाइंट ड्राफ्टिंग के पर्पस से आते हैं, तो हमें उसकी जो नब्ज है उसको पकड़ करके ये समझना पड़ेगा कि इसको क्या चाहिए। ये नहीं कि वो खुद क्या चाहता है, ये आपको जज करना है कि उसको क्या चाहिए। तो यू नो lot of other angles are also required to be assessed, required to be seen as and when we are drafting any kind of document. So thank you very much. Now we have this. We can now start with the quiz for the day. So far as this webinar is concerned, we are closing, and I see that there are certain participants. One participant is there, Sanjay Bharti ji from ONGC, who is there today. So Sanjay ji, you wish to ask something? एक बार ओपन कर दें। Thank you, Bhupendra ji, for a nice session. Actually, I have got. एक मिनट सर। सर एक मिनट आप सर आपका
नहीं वो Hang लैपटॉप हैंग हो गया एक मिनट वो माइक पर करो, माइक पर स्पीकर mic off. लैपटॉप हैंग हो गया Laptop hang हो गया. So we have certain issues, Sanjay. I will take it otherwise.